अरे गौरी, तू रहने दे, अब जा, तू घर चली जा। ठीक है जी, तो तुम भी चलो फिर। अरे पगली, धूप बहुत हो गई है, ये तेरा गोरा रंग काला पड़ जाएगा, समझी? अच्छा, मतलब मैं घर चली जाऊँ और तुम धूप में काम करते रहोगे? अच्छा बाबा ठीक है, बस 5 मिनट रुक, फिर मैं भी साथ चलता हूँ। अपनी पत्नी गौरी को ऐसा भूलकर शिवम फटाफट अपना काम निपटाने लगा। दोनों बहुत गरीब थे और पेट पालने के लिए गांव के एक अमीर आदमी के खेत में मजदूरी करते थे। फिर थोड़ी देर बाद दोनों अपनी झोपड़ी में पहुँचे। अब बताओ क्या बनाया है? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे रसोई में हर डिब्बे में राशन भरा हो। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन रसोई में सिर्फ राशन ही नहीं, भरा पूरा रसोईया भी होगा जो हमारे लिए खाना बनाएगा, वो भी बढ़िया बढ़िया। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे पतिदेव। अच्छा ये बताओ, आज खाने में क्या बनाया है? बस थोड़े से दाल चावल ही बचे थे तो खिचड़ी बना दी है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी भी किसी शाही खाने से कम है क्या? शिवम की बात सुनकर गौरी शर्मा गई। दोनों पति पत्नी भले ही गरीब थे, लेकिन वो कभी इस बात का मलाल नहीं करते थे। खूब मेहनत करते थे और खुश रहते थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। गांव के सारे खेत पानी में डूब गए। अमीर आदमी ने सभी मजदूरों को पैसा देना बंद कर दिया और इस तरह गौरी और शिवम के सामने भी बड़ा संकट आ गया। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परेशान मत हो, देखना कोई न कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। अरे पर कैसे? ये बाढ़ का पानी पता नहीं कब तक चढ़ा रहेगा और पानी उतर भी गया तो खेतों में गाद रह जाएगी, खेती करने के लायक कुछ नहीं बचेगा। कुछ और सोचना पड़ेगा गौरी। अच्छा तो क्यों ना हम शहर चले? मैंने सुना है वहाँ हर किसी को कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे भी गांव में हमारा है ही क्या। और फिर गौरी और शिवम अगली सुबह ही शहर के लिए निकल पड़े। ज्यादा कुछ सामान था नहीं, तो दोनों ने एक एक पोटली बनाई और उसे सिर पर रखकर पानी में से होते हुए पहले बस स्टैंड पहुँचे और फिर शहर। एक काम करते हैं, कोई ठिकाना ढूंढते हैं पहले, और फिर कल सुबह से ही मैं काम की तलाश में निकल जाऊंगा। ठीक है, देखना भगवान हमें यहाँ तक ले आए हैं तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। उन दोनों ने बस स्टॉप पर ही रात गुजारी और फिर शिवम अगली सुबह काम की तलाश में निकल गया, लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। फिर शाम को क्या हुआ, कुछ बात बनी? अरे कहाँ, हर जगह पढ़ाई लिखाई मांगते हैं और मजदूर तो यहाँ पहले से ही भरे पड़े हैं। बहुत तेज भूख लगी है, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना? हाँ चलो कुछ खाते हैं। वो देखो वहाँ एक ठेला है, चलो उससे पूछते हैं। भैया 2 थाली कितने की दोगे? एक थाली 100 रुपए की, तो 2 थाली 200 की भी। अरे बाप रे, तुम्हारा खाना तो बहुत महंगा है भैया। शहर में पहली बार आए हो क्या? और तुम लोगों के पास पैसे वैसे है भी या बस ऐसे मुंह उठाकर चले आए? सुनो जी, ये तो बहुत महंगा दे रहे, चलो चलते हैं यहाँ से। कहाँ जाएंगे गौरी, भूखे पेट मुझसे नहीं चला जाएगा। और देखो दूर दूर तक कोई और ठेला है भी नहीं, और वैसे भी कितने महीने हो गए मटर पनीर खाए। मजबूरी में दोनों ने उसी ठेले वाले से 2 थाली लगवा ली, लेकिन पहला निवाला खाते। छी 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 छी, हे भगवान, इतनी महंगी थाली और कोई स्वाद ही नहीं है। इस मटर पनीर में तो बिल्कुल फीका है। सच कहा, ना तो मिर्ची ना नमक, पैसे बर्बाद हो गए हमारे तो। हाँ लेकिन क्या करें, अब खाना तो पड़ेगा ही। बड़े भारी मन से शिवम ने ठेले वाले को 200 रुपए दिए और फिर दोनों वहाँ से चल दिए। इससे 10 गुना अच्छी मटर पनीर की सब्जी तो मैं बना दूं। है सच में? पर मैं कैसे मानूं, तुमने कभी बनाकर तो खिलाई नहीं। हाँ, किए तो ऐसे रहे हो जैसे घर में हर टाइम 2 किलो पनीर और 4 किलो मटर रखी रहती थी। लेकिन सच कह रही हूँ, अगर मेरे हाथ की मटर पनीर खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अगर ऐसी बात है तो चलो बनाकर खिलाओ मुझे, मैं कल ही सारा सामान लेकर आऊंगा। अगले दिन शिवम अपने बचे खुचे पैसों से वाकई मटर पनीर और कुछ मसाले भी खरीद लाया। गौरी ने भी ईंटों से चूल्हा बनाया और एक बर्तन में मटर पनीर बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मटर पनीर का पहला निवाला खाते हुए, क्या बात है गौरी, तुमने सही कहा था, ये मटर पनीर तो उस ठेले वाले से 10 गुना ज्यादा मजेदार है। क्यों ना हम एक ठेला लगा ले मटर पनीर का ही। हाँ ये तो अच्छा रहेगा, आप गल्ला संभालना, सामान लाना और मटर पनीर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, क्या पता भगवान भी यही चाहते हो। शिवम और गौरी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक ठेला खरीद लिया और साथ ही एक कमरा भी किराए पर ले लिया। अब वो दोनों रोज मटर पनीर, चावल और रोटी बनाते और थाली बेचते। अच्छे स्वाद की वजह से धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे और दोनों की ठीक ठाक कमाई होने लगी। मानना पड़ेगा तुम्हें गौरी, इस बार तो पूरे 20,000 की कमाई हुई है। और देखो गांव में हम पूरा दिन मेहनत करते थे, तब जाकर हमें सिर्फ 10,000 ही मिलते थे।
हाँ, भगवान का शुक्र है जी, अब तो बस मेहनत करते जाना है। शिवम और गौरी बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास दो लंबे चौड़े आदमी आए। क्या आपके पास भोजन है? आइए आइए। हाँ जी भोजन है, और भोजन में मटर पनीर चावल और रोटी है। ठीक है, हम दोनों के लिए दीजिए। थोड़ी देर में उन दोनों आदमियों के सामने शिवम ने खाना परोस दिया। उन दोनों ने खाना खाना शुरू किया। उन्हें भी मटर पनीर का स्वाद बहुत पसंद आया और फिर भाई आनंद आ गया। आपने हमें भोजन कराया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। अरे भाई साहब पैसे तो दे दो। पैसे मतलब? अरे पैसे पैसे। शिवम ने झट से अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले जिसमें कुछ नोट थे और कुछ सिक्के भी। वो आदमी सिक्कों को ध्यान से देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए उसने अपने थैले से एक 4 सोने के सिक्के निकाले और शिवम की तरफ बढ़ा दिए। ये पर्याप्त तो होंगे कि और चाहिए? हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं। हाँ एकदम, ये बिल्कुल शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं हैं। अच्छा अब हम चलते हैं, लेकिन भोजन का स्वाद बहुत ही अच्छा था, हम फिर आएंगे। ये कहकर वो दोनों आदमी वहाँ से चले गए। उधर सोने के सिक्के देखकर गौरी और शिवम हैरान थे, लेकिन फिर उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और उन सोने के सिक्के को उनका इनाम समझकर रख लिया। अगले दिन दोपहर में फिर वही दोनों आदमी ठेले पर आए। चलिए आप भोजन करा दीजिए। गौरी ने झट से उन दोनों के लिए फिर से थाली लगाई और इस बार उसने भर भर कर चावल और पनीर डाला। वो दोनों आदमी चाव से खाने लगे, तभी एक भिखारी उनके ठेले पर आ गया। भैया बहुत जोर से भूख लगी है, चाहे तो सूखे चावल ही खिला दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं भैया, आप बैठो, मैं आपके लिए भी थाली लगाती हूँ। गौरी ने उस भिखारी के लिए भी थाली लगा दी। ये देखकर तो वो दोनों आदमी बहुत खुश हुए और इस बार वो शिवम को 5 सोने के सिक्के देकर बोले, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, ऐसे ही सबकी सहायता करते रहना। ऐसे ही कई दिनों तक वो दोनों आदमी ठेले पर आते और हर बार मटर पनीर के बदले शिवम और गौरी को सोने के सिक्के देकर जाते। उधर शिवम और गौरी भी अपने ठेले पर आए, किसी गरीब को भूखा नहीं लौटाते। और फिर एक दिन गौरी, वो दोनों आदमी 2 दिन से आ नहीं रहे हैं। लगता है उनका काम खत्म हो गया होगा, लेकिन उन्होंने हमें ढेर सारा पैसा दिया। भगवान का चमत्कार ही है ये तो। एक काम करते हैं, शाम को इन्हें सुनार के पास बेचते हैं, जरा देखें तो कितना पैसा मिलेगा। शाम को वो दोनों सुनार बदले उनके सामने नोटों की कई गड्डियां रख दी। उन दोनों ने कभी अपने जीवन में इतना पैसा नहीं देखा था। इतना पैसा देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दिनों के बाद उनके पास एक अच्छा घर था और बाजार में एक बड़ी सी जमीन पर उनका अपना बड़ा सा होटल चल रहा था। अब तो रसोइये ही मटर पनीर बनाते और दोनों पति पत्नी आराम से बैठते। फिर एक दिन 2 भिखारी उनके होटल पर आए। भगवान के लिए कुछ खिला दो बेटा, हम दोनों बुढ़े बहुत भूखे हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। ये देखो, होटल खोला नहीं कि भिखारी पहले आ गए। अरे जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, आगे बढ़ो। ऐसा मत कहो बेटा, चाहे तो 2 रोटी दे दो बस। अरे मना किया ना, अभी तुम्हारे चक्कर में ग्राहक भी नहीं आएंगे यहाँ, चलो अब जाओ यहाँ से। ये सुनते ही वो दोनों भिखारी अपने असली रूप में आ गए। वो वही लोग थे जिन्होंने शिवम और गौरी को सोने के सिक्के दिए थे और असल में वो यमराज और चित्रगुप्त थे। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। जब तुम दोनों निर्धन थे तब तुम्हारे अंदर दया और करुणा थी। तुम गरीबों की व्यथा समझते थे, इसलिए हमने तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन संपत्ति ने तुम्हें अहंकार से भर दिया है। तुम दोनों जैसे थे वैसे ही बन जाओगे। अगले पल एक तेज रोशनी हुई और रोशनी के छटते ही शिवम और गौरी का बड़ा सा होटल गायब हो गया। खाली जमीन देखकर शिवम और गौरी रोने लगे और तेजी से अपने घर की तरफ भागे तो देखा आलीशान घर की जगह सिर्फ वही पुराना ठेला खड़ा था जिस पर वो पहले मटर पनीर बनाकर बेचा करते थे। ये देखकर दोनों रोने लगे। ये हमने क्या कर दिया गौरी? मती मारी गई थी हमारी, सब कुछ हाथ में आकर फिसल गया। कई दिनों तक दोनों ऐसे ही दुख में डूबे रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपना ठेला दोबारा शुरू किया। अब वो पहले की तरह किराए के कमरे में रहते और ठेले पर मटर पनीर बेचकर अपना गुजारा करते। भैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए थाली लगाता हूँ। गौरी और शिवम ने बड़े प्यार से उस बूढ़े भिखारी के लिए थाली लगाई और फिर वो खाना खाकर चला गया। इसी तरह गौरी और शिवम हर जरूरतमंद की मदद करते। उनके पास कई गरीब आते और बिना पैसे के खाना खाकर जाते। इससे उन दोनों की कमाई कम हो गई थी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर गरीबों को खाना खिलाते। फिर एक सुबह जब शिवम ने अपने ठेले की साफ सफाई करने के बाद अपना गल्ला खोला तो देखा उसमें एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का था। गौरी, ये देखो, सोने का सिक्का। लगता है भगवान ने हमें माफ कर दिया।
उस सोने के सिक्के को हाथ में लेकर दोनों अपने मटर पनीर से भरे बर्तन को देखने लगे, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। ये जगह ठीक रहेगी। हाँ, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन जल्दी करो। एक छोटी बच्ची के माता पिता गरीबी के कारण उसे मलबे में पड़े एक सीवर के पाइप में लिटाकर चले गए। मासूम सी बच्ची उस वक्त केवल 10 दिन की थी। रात के सन्नाटे में वो भूख के मारे रोने लगी तो उसकी आवाज सुनकर कुत्ते भौंकने लगे। वो बच्ची लगातार रोई जा रही थी तो उसकी आवाज सुनकर पास ही बनी झोपड़ी से शारदा निकल कर आई। वो उसे देखकर बोली, हाय, कौन मुआ इस मासूम बच्ची को यहाँ छोड़कर चला गया? मुए का जरा भी कलेजा नहीं कापा। अगर मुझे आने में जरा भी देर हो जाती तो ये मुए कुत्ते तो इसको नोच कर खा जाते। शारदा ने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर घर आ गई। उसने उसका नाम राधा रखा। अब वही उसका माँ की तरह पालन पोषण करने लगी। शारदा का भी इस दुनिया में कोई नहीं था तो उसे भी सहारा मिल गया। अपनी गरीबी के चलते शारदा उसे पढ़ा लिखा तो नहीं पाई, लेकिन घर के कामकाज और सिलाई कढ़ाई में उसने उसे काफी होशियार कर दिया। राधा दिखने में सुंदर थी, साथ ही वो सर्वगुण संपन्न भी थी। फिर एक रोज जब देखो उस कमबख्त को और कोई काम नहीं है, बस आते जाते तंग करते रहता है। आ गई चीनी लेकर, और तू क्या बड़बड़ा रही है? माँ, उस कमबख्त अमित को समझा लो, जब देखो आते जाते मुझे छेड़ता रहता है। अच्छा, क्या कहता है वो? क्या बोलेगा, हर बार की तरह एक ही रट, तू मेरे घर की बहू बनकर कब आएगी, बता कब आएगी। घर तो ऐसे बोलता है जैसे किसी बड़े बंगले का मालिक है। पहले ही कह देती हूँ माँ, मैं उस झोपड़पट्टी वाली से ब्याह ना करूंगी, बिल्कुल ना करूंगी। तो बेटी, हम गरीबों के लिए कौन सा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा? और तू तो शुक्र मना कि उनको तेरे बारे में सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी वो तुझे अपनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये बताओ, मेरी जगह अगर तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या तुम उसकी शादी उस अमित से करवा देती? उसकी तीनों बहनें माँ कचरा बिनने का काम करती हैं। हाँ, तो बुराई क्या है उनमें? अच्छे लोग हैं और काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि ये देख मेहनती हैं, कम से कम भूखे तो नहीं मरते। माँ के आगे राधा कुछ न कह पाई और कुछ महीनों बाद शारदा ने उसकी शादी अमित से करवा दी। उसके घर से कुछ दूरी पर ही उसका ससुराल था, जहाँ अमित, उसकी माँ, बाबा और 3 बहनें रहती थी। एक छोटी सी झोपड़ी में इतने सब लोगों को देखकर राधा हैरान रह गई। घबराओ मत राधा, मैंने यहाँ के मुखिया से बात की है। कुछ दिनों में वो हमारे लिए एक दूसरी झोपड़ी बनवा देंगे, तब फिर हम वहीं रहेंगे। तो ब्याह की इतनी भी क्या जल्दी थी? कुछ दिन और रुक जाते तो कम से कम चैन से तो रहते। अब मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था ना, इसीलिए। और ब्याह के बाद कम से कम तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगी। ऐसे ही समय बीता। कुछ दिन बाद, भाभी, खाने में क्या बनाया है? दाल रोटी बनाई है। भाभी, जब से आई हो ना, हमें ये दाल रोटी खिलाती हो। अरे कुछ तो अच्छा बना लेती, अब जो घर में है वही तो बनाऊंगी ना। अच्छा भाभी, ये बताओ, आपने कभी खीर, हलवा ऐसा कुछ खाया है? हाँ, खीर तो माँ ही बना देती थी। जब भी कभी चावल बच जाते तो उसमें थोड़ा दूध डाल देती थी, लेकिन हलवा वो तो नहीं खाया। सुना है उसमें महंगा सामान पड़ता है। और मटर पनीर? हाँ, एक बार मैं ना एक शादी में चुपके से टेंट के नीचे से घुस गई थी, वहाँ मटर पनीर था, वहीं खाया था। बड़ा ही स्वाद था। एक भला आदमी था, उसने भरपेट मटर पनीर और पुड़िया चावल और रायते के साथ खाने को दी थी। बस वो दिन था जब पहली और आखिरी बार खाया था। उसके बाद से उसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन कभी खाया नहीं। कोई बात नहीं भाभी, आज खा लेना। वो कैसे? आप माँ को जाकर मनाओ ना कि वो आज मटर पनीर बनाने दे। आपकी बात वो टालेंगी नहीं, हमें तो डांट कर भगा देंगी। मटर पनीर का नाम सुनकर शीतल के मुंह में पानी आ गया। वो आंगन में बैठी अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आज खाने में मटर पनीर बनाए क्या? हम सबका बड़ा मन है। तू तो मटर पनीर ऐसे बोल रही है जैसे कि तोरी की सब्जी बनानी हो। अरे वो उन्हीं की थाली में होता है, हम गरीबों की थाली में नहीं। उनकी बात सुनकर राधा चुप हो गई। मटर पनीर का सपना टूट गया। शाम को उसने ये बात अपने पति से कही। कुछ दिन सब्र कर लो राधा, मैं अपने कबाड़ के काम को और बढ़ाने वाला हूँ। काम अच्छा चलने लगा तो तुम रोज मटर पनीर बनाना। एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। दुकान के बगल में ही उनकी झोपड़ी थी, वो भी उस आग की चपेट में आ गई। 3 जवान बहनें, नई नवेली पत्नी और बूढ़े माँ बाप को जैसे तैसे करके सर ढकने के लिए उन्होंने झोपड़ी तो फिर से बना ली, लेकिन पेट भरने और तन ढकने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जैसे तैसे वो कूड़ा बीन कर घर चलाते। एक रोज गांव में स्पीकर पर एक आदमी बोलते हुए जा रहा था कि सरकार गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन मुफ्त में देगी ताकि वो अपना कुछ काम शुरू कर सके। ये सुनकर राधा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अमित,
मेरे साथ ग्राम पंचायत चलो, मैं भी सिलाई मशीन के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे जल्द ही सिलाई का काम भी मिल जाएगा। ठीक है राधा, चलो। अब वो दोनों ग्राम पंचायत जाकर मशीन के लिए आवेदन कराए और कुछ ही हफ्तों में उन्हें सिलाई मशीन भी मिल गई। राधा आस पड़ोस से जाकर पुरानी साड़ियाँ मांग कर ले आई और उन पुरानी साड़ियों से अपनी सभी नंदों के लिए उसने सलवार सूट बना डाला। वाह भाभी, ये सूट तो बड़ा ही अच्छा सिला है। हाँ, क्या शानदार डिजाइन बनाया भाभी। इतना अच्छा तो अपने गांव का कल्लू बुटीक वाला भी नहीं बना था। हाँ बहू, बड़े ही अच्छे कपड़े सिल लेती हो तुम। जी शुक्रिया माँ जी। वैसे अब तुम तीनों ना जल्दी से आसपास के गांव में ये खबर फैला दो कि कोई कपड़े कम दाम में सिलवाना चाहे तो मेरे पास से सिलवा ले। अरे बहू, अगर इस बस्ती के गरीबों के पास इतने पैसे होते तो वो अमीर लोगों से कपड़े मांगकर क्यों पहनते। तभी हरिद्वार से लौटते ही आग की खबर मिलते ही शारदा सीधा राधा के घर पहुंची। अपनी माँ को देख राधा रो पड़ी और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। क्यों रोती है पगली, जिसने बिगाड़ी है संवारेगा भी तो वही। कैसा दुख डाला मेरी बच्ची पर। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, नई सिलाई मशीन, ये तूने कब खरीदी? ये तो माँ सरकार की तरफ से मुफ्त में मिली है। अच्छा, तो फिर तो तू इसी को अपनी कमाई का जरिया बना। तुझे पता है अभी भी तेरे मायके के पुराने ग्राहक है ना, वो तेरे इंतजार में बैठे रहते हैं। रोज पूछते हैं वो मुझसे कि राधा कब आएगी, हमें उससे कपड़े सिलवाने हैं। तू बोल तो मैं तेरे ग्राहकों को तेरा घर दिखा देती हूँ, वो अपने आप तुझसे हर बार कपड़े सिलवाने आएंगे। अरे माँ, नेकी और पूछ पूछ। उसके बाद शारदा ने सभी ग्राहकों को राधा का घर दिखा दिया। इसके साथ उसे कोई और भी मिलता तो वो उन ग्राहकों को राधा के पास ले आते। अब सब ग्राहक उसी के पास कपड़े सिलवाने आने लगे। राधा अच्छी कमाई करने लगी, साथ ही उसने सिलाई सेंटर भी खोल लिया। अब अमित की भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई। उनकी गरीबी अब दूर होने लगी। फिर एक रोज, भाभी जोरों की भूख लगी है और आज रसोई से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आज आपने क्या बनाया है? आज मैंने सबकी पसंद का मटर पनीर बनाया है। वाह भाभी, मटर पनीर। हाँ, और साथ में पूरी हलवा भी बनाया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ राधा, जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अब हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ अमित, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। उस दिन के बाद वो दोनों खूब पैसे कमाने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने खुद का पक्का बड़ा घर बना लिया, जिसमें राधा अपनी माँ को भी ले आई। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। 8 साल की सुकन्या सुबह उठते ही आंखें मलते हुए अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ माया सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। मम्मी, मुझे मैगी खानी है। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ। वैसे भी मैंने कुछ और बनाया नहीं, तेरे पापा गए हुए हैं अभी ऑफिस की ट्रिप के लिए बाहर, तो घर में मैं और तू ही तो है। ऐसा करती हूँ दोनों के लिए वही बना। कारण जल्दी से मैगी बना देती है और खुद भी खाती है, साथ ही अपनी बेटी को भी खिलाती है। ज्यादातर उसका पति ट्रिप पर ही रहता, जिस कारण वो दोनों माँ बेटी ही घर में रहती और वो जल्दी में दोनों के लिए मैगी बना देती। ऐसे ही समय बीता और अब सुकन्या 22 साल की हो गई। मम्मी, मम्मी यार कहाँ हो? ओह गॉड, लगता है माँ पूजा में बैठ गई। मुझे तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। एक काम करती हूँ, जल्दी से अपने लिए मैगी बना लेती हूँ। मेरी ऑल टाइम फेवरेट। सुकन्या रसोई में जाकर मैगी बनाने लगती है, लेकिन मैगी बनाते वक्त वो कुछ सब्जियां भी उसमें ऐड करने लगती है और सब्जी काटते हुए उसकी उंगली कट जाती है। आउच मम्मी, मम्मी। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से पूजा खत्म कर उसकी माँ माया बाहर आती है। अरे ये क्या, काट ली ना उंगली, ध्यान से काम नहीं कर सकती, रुक मैं अभी पट्टी लगा लेती हूँ। सुकन्या की माँ उसकी उंगली में पट्टी लगाती है, जिसके बाद वो उसे मैगी बना कर देती है। सुकन्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उससे ज्यादा रसोई का काम नहीं लेते थे। इसलिए सुकन्या को भी मैगी के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं था। तू भी ना यार अंकित, पता नहीं कब तक यूं ही मेरे साथ तफरी मारता फिरेगा। ओ मैडम, तेरे लिए सीरियस हूँ मैं, समझा? ऐसा मत बोल। तो फिर क्यों नहीं आता मेरे घर मेरा हाथ मांगने? मैडम ऐसा है ना, पहले पढ़ाई पूरी कर लो और मेरी नौकरी लगने दो, तभी तो आ पाऊंगा ना। ऐसे ही समय बीतता है और अंकित की अच्छी नौकरी लग जाती है। वो मैगी बनाने वाली कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर लग जाता है। फिर वो अपने घर पर अंकिता के बारे में बात करता है और दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं। देखिए बहन जी, ये मेरी इकलौती बेटी है, बड़े ही प्यार से पाला है मैंने इसे, तो इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। कुछ महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन, बहू जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे, रोज तो अपने हाथों की पीती थी, आज से बहू के हाथों की पी लेती हूँ। जी माँ जी, मैं बस अभी बना कर लाई। सुकन्या जल्दी से रसोई में जाती है और चाय बना कर ले आती है।
पीकर बताइए ना माँ जी कैसी बनी है। अरे रुक तो जा, गरम गरम पी लूं क्या, बहू है तू मेरी, ऑर्डर ना कर। सच ही कहते हैं लोग, ये सास तो सास ही होती है। आय हाय बहू, ये चाय बनाई है या काढ़ा, इतनी पत्ती कौन डालता है इसमें। इसे पीकर तो सर दर्द और बढ़ गया मेरा। तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या। वो माँ जी मैंने पहली बार बनाई है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं सीख जाऊंगी। उफ, पता नहीं क्या होगा आजकल की लड़कियों का, बताओ चाय तक बनानी नहीं आती। ओ मैडम, तू उसे क्या बोल रही है, तुझे खुद कौन सी आती है। ये सुनकर सुकन्या मुस्कुराने लगती है और ननद पैर पटक कर अंदर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुकन्या सबके लिए नाश्ता बना कर ले आती है। वो सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं तो सामने मैगी देख हैरान रह जाते हैं। बहू ये क्या है। सॉरी माँ जी, वो मुझे खाना। वही तो पूछ रही हूँ, तुझे कैसे पता चला कि हम सबको खाने में मैगी पसंद है। जानती है कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम मैगी ना खाएं, लेकिन मुझे सब्जियों वाली मैगी पसंद है और मुझे स्पाइसी वाली। और सुकन्या मुझे अनियन वाली। तुम जानती हो ना, मैंने तो मैगी की कंपनी इसीलिए ज्वाइन की है क्योंकि इसकी वजह से मुझे अच्छी खासी मैगी घर लाने को मिल जाती है। मैं तो रोज वहां से 50 पैकेट मैगी अपनी गाड़ी में छुपा कर ले आता हूँ। हाँ अंकित, मैगी से इतना प्यार की उसके लिए चोरी भी, वेरी बैड। खैर, मुझे लगा था मैं ही मैगी की दीवानी हूँ, लेकिन तुम सब भी मैगी के कोई कम दीवाने नहीं हो। अगर मैगी वालों का बस चले ना तो हम सबको अपनी मैगी का फैमिली एम्बेसडर बना ले। सुकन्या खुश हो जाती है। अब वो सुबह शाम सबके लिए मैगी बनाती है। आज मैंने सबके लिए मसाला और जीरा मैगी बनाई है और भाभी कल पनीर मैगी। हाँ, अब तुम सब फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब तुम सब सुबह शाम बस मैगी ही खाओ। अब सभी घर वाले सुबह शाम बस मैगी ही खाते, यहाँ तक कि अगर कोई मेहमान भी आता तो उसे भी वही बनाकर खिलाते, जिस कारण मेहमान भी उनके घर आने से डरते। अरे ये क्या अंकित की माँ, ये बहू क्या पका कर ले आई, मैगी। हाँ आपको पता है, इसे भी हमारी तरह इसका बड़ा ही शौक है। सत्यानाश, सोचा था बहू आ गई है अब तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ये मुई भी बस ये केचुआ खाना ही जानती है। नहीं रहना मुझे यहाँ, मैं आज ही वापस जा रही हूँ, नहीं तो तुम लोग तो मुझे ये मैदा खिला खिला कर ही मार डालोगे। बुआ बिना देर के वहां से चली जाती है, लेकिन इन सब से उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर अभी भी वो सब मैगी खाना जारी रखते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन पता चलता है कि सुकन्या गर्भवती है। सच में मैं यानी कि पापा बनने वाला है। वाओ, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई। यू आर द बेस्ट। और मैं दादी। बहू अब तू खुद का ध्यान रखना, घर के काम के लिए हम काम वाली लगवा लेंगे और खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैगी तो खानी है सुबह शाम, वो तो हम में से कोई भी बना लेगा। नन्हे मेहमान के आने से घर में सब खुश थे। ऐसे 2 महीने बीत गए। घर में सभी सुकन्या का खूब ख्याल रखते, लेकिन उनमें एक ही बुरी आदत थी कि वो अभी भी मैगी खाना नहीं छोड़ते। और फिर एक रोज, माँ जी जल्दी आइए, शालू शालू। माँ ये तो भाभी की आवाज है, चलो जल्दी। वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं जहां वो पेट पकड़कर बैठी हुई थी। क्या हुआ बहू। माँ जी पेट में दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग भी। क्या, हे भगवान, शालू तू जल्दी से कैब बुक कर इसे अस्पताल ले जाना होगा और अपने भाई को भी फोन कर दे। शालू जल्दी से गाड़ी बुक करती है, साथ ही अंकित को भी अस्पताल पहुंचने को कहती है। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं। चेकअप के बाद, आई एम सॉरी, लेकिन ज्यादा मैगी खाने की वजह से बच्चे के अंदर भी वही गया जिस कारण उसकी मौत हो गई। सुकन्या की बॉडी में भी मैदा खाकर वो इम्यूनिटी नहीं है कि बच्चा सरवाइव कर पाता। इसे तो इस वक्त फ्रूट्स और हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए थी। आप जानते हैं ज्यादा मैगी या मैदा खाने की वजह से हमारी बॉडी को कितना नुकसान होता है, और ये मैदा हमारी आंतों में चिपक जाता है। इसीलिए महीने में 1-2 बार खाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन रोज खाना ये आप सबकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। क्या मेरा बच्चा? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। खुद को संभाल बेटा। सुकन्या को जब ये बात पता चली वो तो जैसे खामोशी हो गई। मैगी खाने की सजा उसे ऐसी मिलेगी उसने कभी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद पूरे परिवार ने मैगी खाना छोड़ दिया। अब वो सब हरी सब्जियां और रोटी ही खाते। अंकुर ने भी मैगी लाना बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अब सुकन्या फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने खुद का अच्छे से ध्यान रखा। साथ ही ससुराल वालों ने भी उसका खूब ध्यान रखा और हेल्दी चीजें खाने का नतीजा ये हुआ कि उसने एक साथ 2 जुड़वा बेटा बेटी को जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरा हुआ और अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे।
शीतल को मैगी खाने का बहुत शौक था। कई बार उसकी मम्मी इस बारे में उसे टोक चुकी थी। शीतल, क्या बना रही हो बेटा? आपको पता तो है मम्मी, जब मैं किचन में होती हूँ तो भूख लगी थी बहुत जोरों की, तो मैंने सोचा मैगी ही बना लूं। शीतल बेटा, कभी कभी मैगी खाना ठीक है, पर इतना ज्यादा किसी चीज का आदी नहीं बनते हैं। तुम्हें और भी तरह के खाने बनाने आने चाहिए बेटा। कुछ दिनों में ससुराल जाओगी तो क्या वहाँ अपनी सास को मैगी बनाकर खिलाओगी? तो और क्या मम्मी, मैं तो अपनी सास को भी मैगी खाना सिखा दूंगी। शीतल ने अपनी मम्मी की बात को अनसुना कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद शीतल की शादी सौरभ नाम के लड़के से हो जाती है। शीतल की सास नई बहू के आने से बहुत खुश थी। क्या बात है उर्मिला जी, नई बहू के हाथ का क्या खिला रही हो? आज तो बहू का दिन है, वो जो भी अपनी पसंद से खिलाएगी वो खा लेंगे। क्यों अनीता जी? जाओ बहू, मेहमानों के लिए कुछ अच्छा बना कर ले आओ। ठीक कह रही हो उर्मिला जी। रश्मि भाभी जी, आज तो बहू की पसंद का ही खाएंगे। मोहल्ले की औरतें नई बहू की मुंह दिखाई के लिए आई हुई थी। उर्मिला के कहने पर शीतल रसोई में तो चली जाती है, पर उसे तो सिर्फ मैगी बनानी आती थी। मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है, अब मैं मैगी लेने के लिए किसको भेजूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। रामू भैया, आपके पड़ोस में कोई दुकान होगी, वहाँ से मैं आपको पैसे देती हूँ, आप मुझे मैगी के पैकेट ला दोगे? पर बहुरानी, यहाँ पर तो कोई भी मैगी नहीं खाता। आप मैगी किसके लिए मंगवा रही हो? क्या यहाँ पर कोई मैगी नहीं खाता? ऐसा कैसे हो सकता है? अब सबको मैगी खानी पड़ेगी क्योंकि मुझे मैगी बहुत पसंद है। आप बस मुझे मैगी के पैकेट ला दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रामू शीतल के कहने पर पड़ोस की दुकान से मैगी के पैकेट ले आता है। मोहल्ले की औरतें खाने के सामान का इंतजार कर रही थी। शीतल मैगी बनाकर सबके लिए लाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म मैगी बनाई है। मैगी? ये तो बच्चों के खाने की चीज है बहू, हमसे ना खाई जाती है मैगी शैगी। शीतल पड़ोसन की बात सुनकर उदास हो जाती है। उसका मुरझाया चेहरा देख उर्मिला उसका साथ देती है और वो सबसे कहती है, अरे मैगी, ये तो मुझे बहुत पसंद है, कब से मैंने मैगी नहीं खाई थी। अरे तुम सब एक बार खाकर तो देखो, ये बहुत स्वादिष्ट बनती है, मैंने कई बार खाई है। खा लेते हैं, अब आए हैं तो बिना खाए जाएंगे तो बहू को अच्छा ना लगेगा। कैसी लगी मेरे हाथ की मैगी आंटी जी? पड़ोसन धीरे से मुस्कुरा देती है, क्योंकि उन्हें ये सब खाने की आदत नहीं थी। कुछ देर बाद सब मेहमान चले जाते हैं। उस दिन की बात खत्म हो जाती है, पर अब तो अक्सर ही शीतल मैगी बनाने लगी। धीरे धीरे मैगी खाने की आदत उसकी सास को भी लगी। अरे शीतल बहू, वो तू जो मैगी बनाती है जरा सी बना ले, बड़ी स्वाद लगती है। पता नहीं तूने कैसी आदत डाल दी है, मन करता है रोजाना ही मैगी बनाकर खाओ। झट से तैयार हो जाती है, समय भी बच जाता है और पेट भी भर जाता है। तभी तो माँ जी मुझे मैगी बहुत पसंद है। अच्छा हुआ आप भी मेरी तरह मैगी खाने के आदी हो गए। आप बैठो, मैं आपके और अपने लिए जल्दी से चटपटी मैगी बनाकर लाती हूँ, फिर साथ में चाय पियेंगे। भैया 10 पैकेट मैगी के देना। क्या बात है रामू भैया, आजकल बड़े मैगी के पैकेट खरीद रहे हो? दोनों मेहमान ज्यादा आने लगे हैं क्या? अरे नहीं भीमा भैया, शीतल बहुरानी और माँ जी दोनों ही मैगी बड़े शौक से खावत हैं। चलो अच्छा है, हमार बिक्री भी ज्यादा हो जात है, हमार तो ग्राहक बने रहे, हमें और क्या चाहिए। उर्मिला और शीतल की मैगी खाने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और ये देखकर सौरभ और उसके पापा भी गुस्सा करने लगे। पापा, इन दोनों की मैगी खाने की आदत कितनी बढ़ गई है। क्या करें बेटा, दोनों ही नहीं समझती हैं। जब देखो तब घर में मैगी बनती रहती है, बस हो गया। इन दोनों को कौन समझाए कि मैगी खाना बुरी बात नहीं है, पर हद से ज्यादा किसी भी चीज की आदत शरीर को नुकसान पहुंचाती है। पापा, माँ जी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या उर्मिला, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थी। पापा चिंता मत करो, मम्मी को मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सौरभ अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाता है। आपकी माताजी ने आज सुबह क्या खाया था? डॉक्टर, मैंने मैगी खाई थी। अच्छा, एक बार अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, तभी पता चल सकता है कि क्या परेशानी है। बाकी मैं ये दर्द की दवाइयां दे रहा हूँ, आप इसे ले लेना, इससे आराम आ जाएगा। फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद ही हम आगे का इलाज शुरू करेंगे। डॉक्टर उर्मिला को दर्द की दवाई दे देता है। अगले दिन उर्मिला की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि उर्मिला का लीवर बढ़ गया है और उसमें सूजन है, जिसका मुख्य कारण मैदे का ज्यादा सेवन है। अब कुछ टाइम तक इनको मैदे से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है, यहाँ तक कि ज्यादा तेल, मिर्च, मसाले सब कुछ अवॉइड करना है। उर्मिला की तबीयत खराब देख शीतल को बहुत दुख होता है। आज मेरी वजह से माँ जी की यह हालत है, मैंने ही उन्हें मैगी खाने की आदत डाली। हमने 1 या 2 बार नहीं बल्कि रोजाना ही मैगी खाई, जिस कारण आज माँ जी की तबीयत खराब हो गई। मुझे माफ कर दो माँ जी,
आज मेरे कारण आपकी तबीयत खराब हो गई। ना मेरी बच्ची, रो नहीं। देख, मैंने दवाई ली है, मैं अब ठीक हूँ। कुछ दिन आराम करूंगी, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। ये डॉक्टर तो ऐसे ही डराते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ, अब तुम आराम करो और समय पर दवाई देनी है, इस बात का ध्यान रहे शीतल। अब चिंता मत करो, मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखूंगी। शीतल उर्मिला का बहुत ध्यान रखती है। कुछ दिनों में उर्मिला बिल्कुल ठीक हो जाती है। शीतल बहू मैगी खाने का बहुत दिल कर रहा था। कई दिनों से उबला हुआ खाना खा रही थी, कुछ चटपटा खाने का मन है। माँ जी, मैगी तो मैं बना लूंगी, पर हम दोनों आज एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि हम दोनों महीने में सिर्फ 2 बार ही मैगी खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी प्यारी मैगी के बिना हम दोनों नहीं रह सकते। ये दोनों सास बहू भी ना भाई मैगी लवर हैं। इसी बात पर सब ठहाका लगाकर हंस देते हैं।